नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नया पाठ संधि पढ़ेंगे। संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से दोनों में मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता है। संधि को कैसे परिभाषित करेंगे? दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जमा उदय, क्या हुआ? सूर्योदय। विद्या जमा अर्थी, अर्थात विद्यार्थी। संधि के द्वारा हमें नए नए शब्द प्राप्त होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि होती क्या है? दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। ध्यान दीजिए, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, अर्थात विद्यालय। आप देखिए, विद्या में द्य यानी पास पास के दो वर्ण, द्य में आ मिला हुआ है और आगे तो स्वर दिखाई ही दे रहा है आ, यानी दोनों स्वर का आपस में जब मेल हुआ, दोनों स्वरों के मेल से एक नया शब्द विद्यालय बना, तो ये स्वर संधि हुई। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। प्रत्येक संधि का अपना अपना एक नियम है। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। जब दो समान स्वरों का मेल हो जाता है तो वह दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए इसे दीर्घ संधि भी कहते हैं। यानी समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, अ जमा अ तो संधि हो गई आ। इसी तरह राम जमा अवतार, रामावतार। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। और विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। ये अ का एक जैसे यानी समान स्वर हैं, केवल इनमें सिर्फ मात्रा का ही फर्क है। मात्रा के कारण ही इनमें अंतर आ जाता है। एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर, वो इन्हीं मात्राओं के आधार पर ही बांटा गया है। इसी प्रकार ई और उ के बीच में भी संधि होगी, और क्योंकि दोनों समान स्वर होंगे तो उनका जो नया वर्ण हमें प्राप्त होगा वो उसका रूप दीर्घ होगा। जैसे ई में अगर संधि होती है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कवि जमा इंद्र, कविंद्र। और उ में संधि होगी तो बनेगा लघु जमा उत्तर, लघुत्र। तो उनका रूप जो हमें प्राप्त हुआ वो दीर्घ रूप में ही प्राप्त होगा। अब बात आती है गुण संधि की। जब अ तथा आ के साथ ई, उ और री स्वरों का मेल हो तो स्वर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। अब गुण संधि का क्या नियम है? अगर अ और आ के साथ ई आएंगे तो बनेगा ए, और अगर उ आएंगे तो बनेगा ओ, और अगर री का मेल होगा तो अर रूप अर, उसका अगला जो शब्द बनेगा वो अर होगा। तो गुण संधि में क्या क्या बनते हैं? ए, ओ और अर। उदाहरण के लिए देखिए, अ का ई से मेल हुआ तो ए बना। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। महा जमा इंद्र, महेंद्र। उमा जमा ईश, उमेश। इसी प्रकार अ का उ से मेल हुआ तो ओ बना। सूर्य जमा उदय,
सूर्योदय, नव जमा उड़ा नवोड़ा, महा जमा उदय महोदय, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। और अगर अ का री से मेल हुआ तो अर बना, देव जमा ऋषि देवर्षि, महा जमा ऋषि महर्षि। अर्थात अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री आने पर क्रमशः परिवर्तन ए, ओ और अर के रूप में दिखाई देता है। अब बात करेंगे वृद्धि संधि की। अगर अ या आ इनके बाद ए, ऐ, ओ, औ आने पर क्रमशः ऐ और औ ध्वनियां बन जाती हैं। उदाहरण देखिए, अ जमा ए मिला तो क्या बन गया? ऐ। हित जमा ऐशी हितैषी। जब भी उत्तर होगा तो वो हमारा ऐ में ही बदल जाएगा। मत जमा ऐक्य मतैक्य, सदा जमा एव सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। उसी तरह अ और ओ अगर मिला तो प्राप्त क्या हुआ? औ। परम जमा ओज परमौज, परम जमा औषध परमौषध, परम महा जमा औज महौज, महा जमा औषध महौषध। तो नियम क्या था? अ आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आने पर क्रमशः ऐ और औ ध्वनियां बन जाती हैं। अब बात आती है यण संधि की। यण संधि में पहले हमारा जो भी हमारी प्रथम वर्ण था संधि करते हुए वो अ और आ रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब क्या कह रहे हैं? यदि ई या ई के बाद ई को छोड़कर, क्योंकि अगर ये समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यण संधि की। तो क्या नियम हुआ इसका? ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ई का य हो जाता है। एक नियम ये हुआ कि ई के साथ कोई भी अन्य स्वर, और अगर ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो ऊ का व हो जाएगा। और इसी तरह यदि री के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो री का र हो जाएगा। अब प्रत्येक का उदाहरण बारी बारी देखिए। अगर ई के बाद कोई दूसरा स्वर ई को छोड़कर आता है तो वो य हो जाता है। यदि जमा अपि यद्यपि, यदि ई के बाद अ का मिलन हुआ तो य बन गया यद्यपि। इसी तरह इति जमा आदि इत्यादि। ऊ के परिवर्तन, ऊ के मेल से अगर ऊ के अलावा कोई और वर्ण आता है तो व बन जाता है। देखिए, सु जमा अल्प, स में ऊ है और अ है, यानी ऊ को छोड़कर अन्य स्वर है तो बन गया स्वल्प, व बन गया। सु जमा आगत स्वागत। इसी तरह री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो र बन जाता है। पितृ जमा आनंद पित्रानंद, मातृ जमा आदेश मात्रादेश। ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य, व और र हो जाता है। गुण संधि में हमने पढ़ा था ए, ओ और अर, लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? ई, उ, री के पश्चात असमान स्वर आने पर य, व और र। अब आती है अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का ही पांचवा भेद है। यदि ए के बाद अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाता है। उदाहरण देखिए, ने जमा अन नयन, अय बन गया जे जमा अंत जयंत। यदि ऐ के बाद अन्य स्वर हो तो ऐ का आय हो जाता है। नई जमा अक नायक, गई जमा अक गायक। यदि ओ के बाद अन्य स्वर हो तो ओ का अव हो जाता है। उदाहरण देखिए, पो जमा अन पवन, हो जमा अन हवन। इसी तरह औ के बाद अन्य स्वर हो तो औ का आव हो जाता है। पौ जमा अक पावक, भौ जमा अक भावुक। अब नियम क्या था? यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अय,
आए, अव और आव हो जाता है। इन नियमों को बार बार दोहराने से यानी अभ्यास करने से इन पर अपनी पकड़ बनाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद।